हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड दोनों को साथ लेके चलेंगे। ठीक है। यूनिट 2 में मेरे द्वारा मनोवृत्ति का जो सेशन है वो लगभग पूरा हो चुका है। आगे के वीडियो कल से आने चालू हो जाएंगे। यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और दार्शनिकों के बारे में पढ़ने से पहले मैंने आपको दर्शन पर कुछ बातें क्लियर करी थी कि दर्शन क्या होता है, दर्शन की क्या परिभाषा बनी, दर्शन का कैसे विकास हुआ, पाश्चात्य दृष्टिकोण में दर्शन का क्या अर्थ है, भारतीय दृष्टिकोण में दर्शन का क्या अर्थ है। इन बातों पर हमारी चर्चा हुई थी, है ना। तो सबसे पहले दार्शनिकों को पढ़ने से पहले, ठीक है, दार्शनिकों को पढ़ने से पहले मैंने दर्शन पर एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें दर्शन के बारे में बताया था। अब हमारे पास जो यूनिट फर्स्ट है उसमें हमारे पास 17 दार्शनिक है। ठीक है। वो दो भागों में, पाश्चात्य दार्शनिक और भारतीय दार्शनिक। पाश्चात्य दार्शनिकों में 3 है। गुरु शिष्यों की श्रृंखला, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। ठीक है। तो आज हम किसका अध्ययन करेंगे? सुकरात से। ठीक है। हम सुकरात से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सुकरात। ठीक है। सुकरात को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोक्रेट। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, सोक्रेट, या हिंदी में क्या बोलते हैं? सुकरात। ठीक है। सुकरात पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। जैसे हम सुकरात को पढ़ेंगे, प्लूटो को पढ़ेंगे और किसको पढ़ेंगे? अरस्तु को पढ़ेंगे। तो ये जो गुरु शिष्यों की श्रृंखला चलेगी, ये इनके जो दर्शन हैं ये दर्शन तीनों के तीनों जो दर्शन रहेंगे ये टोटल सुकरात के दर्शन से ही चलेगा। प्लेटो का दर्शन प्लेटो के दर्शन से ही चलेगा, अरस्तु का दर्शन। यानी कि यदि आप सुकरात को अच्छे से समझ पाए हो तो ही आपको प्लेटो अच्छे से क्लियर होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है। तो सुकरात आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, आने वाले 2 दार्शनिकों के लिए। और मेरी जो पढ़ाने की पद्धति रहेगी, इन तीनों में आपको मैं थोड़ा कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि जो सुकरात है, सुकरात क्या बोलते हैं, प्लेटो क्या बोलते हैं, अरस्तु क्या बोलते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो, आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट बने वो अच्छे से बने। ठीक है। तो हम सुकरात का अध्ययन करेंगे। सुकरात का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हम ये मैं बता देता हूं कि जो सुकरात हम पढ़ेंगे, ठीक है, सुकरात का अध्ययन हम किन आधारों पर करेंगे, हमारे पास क्या आयाम रहेंगे। ठीक है। तो सुकरात का जो अध्ययन करेंगे उसके लिए हमारे पास कुछ डायमेंशन है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सुकरात का सामान्य परिचय बताऊंगा। ठीक है, परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। फिर देखेंगे कि जो सुकरात ने दर्शन दिया तो दर्शन क्यों दिया था, उनके सामने ऐसी कौन सी समस्याएं खड़ी थी। ठीक है, उनकी हम समस्याओं को पढ़ेंगे। उन समस्याओं के निदान के लिए सुकरात ने एक पद्धति का निर्माण किया जिसे हम क्या बोलते हैं? सुकरात की पद्धति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सुकरात की पद्धति। यानी कि सुकरात में सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे, उनके सामने कौन सी समस्याएं थी, समस्याओं के निदान के लिए उन्हें सुकरात की पद्धति दी। ठीक है। इस पद्धति के कितने चरण हैं? 5 चरण हैं। उन 5 चरणों का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। 5 चरणों में क्या है? संदेहवाद, ठीक है,
वाद विवाद, प्रत्ययवाद, ठीक है। फिर आगात्मक पद्धति और तीसरी है निगात्मक पद्धति। सर ये चीज क्या हुई, हम समझ नहीं पाए हैं, तो थोड़ा आप लोग वेट कीजिए। हम सुकरात की जो पद्धति है इसके बारे में अध्ययन अच्छे से करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बता दूं हमको किन डायमेंशन, किन आयाम पर सुकरात को अध्ययन करना है। उसके बाद हम देखेंगे सुकरात की ज्ञान मीमांसा। क्या? ज्ञान मीमांसा, ठीक है। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा क्या होती है मैं आपको पहले बता चुका हूं। सुकरात की ज्ञान मीमांसा के बाद हम पढ़ेंगे इसकी नीति मीमांसा, ठीक है। नीति मीमांसा, नीति मीमांसा, या फिर हम बोल सकते हैं सुकरात का नीति शास्त्र। सुकरात का क्या नीति शास्त्र था, ठीक है। इन चीजों पर हम अध्ययन करेंगे। ज्ञान मीमांसा में प्रमुख रूप से सुकरात के बारे में ये पढ़ेंगे कि सुकरात ने जो ज्ञान मीमांसा में कहा है ज्ञान क्या है। नीति मीमांसा में उसने क्या बोला है, सद्गुण क्या है, ठीक है। आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होगी। साथ में हम ये भी देख लेंगे कि सुकरात का क्या योगदान था, सोक्रेट का क्या योगदान था, ठीक है, क्या योगदान था, या उसके महत्व को हम देखेंगे कि सुकरात का क्या महत्व था, ठीक है। ये सारे डायमेंशन है, सारे आयाम हैं। आपके यहाँ से 3 मार्कर, ठीक है, 5 मार्कर और 20 मार्कर के क्वेश्चन बनेंगे। सुकरात पढ़ने के बाद जो भी संभव क्वेश्चन होंगे उन सारे संभव क्वेश्चनों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। साथ में लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे। लिखने की प्रैक्टिस के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो क्लासेस चलती है आंसर राइटिंग की, मैं उस पर ऑलरेडी एक क्लास बना चुका हूँ, ठीक है। अब एक क्लास बनाई है, उसके बाद जो मनोवृत्ति है उस पर हम आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। जब मनोवृत्ति वाला सेशन हो जाएगा उसके बाद सुकरात पे ले आएंगे। सुकरात से जो क्वेश्चन बनेंगे उस पर हम आंसर राइटिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सुकरात को पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके दर्शन के बारे में देखते हैं कि किस तरह सुकरात ने अपना दर्शन दिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया था कि सुकरात का परिचय देते हैं, ठीक है, ठीक है। सुकरात का परिचय देने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो सुकरात के पिताजी थे, है ना, पिताजी मूर्तिकार का कार्य करते थे। किसका काम करते थे? मूर्ति कार्य का कार्य करते थे। तो उन्होंने अपने पिताजी के ही कार्य को अपने जीवन बना लिया। यानी कि सीधी सी बात है, सुकरात किसका काम करते थे? मूर्ति कार्य का काम करते थे। अब सिंपल सी बात है, यदि उनके पिता मूर्तिकार है तो जरूर उनका पालन पोषण कैसे परिवार में हुआ? गरीब परिवार से। हाँ, सुकरात अत्यंत गरीब परिवार से थे। उसके बाद भी उन्होंने विभिन्न विषयों का अध्ययन किया, गणित का अध्ययन किया, तर्क विज्ञान का अध्ययन किया। इस तरह से उनकी प्रारंभिक शिक्षा अच्छे से हुई। परंतु सुकरात इन सब में सेटिस्फाई नहीं थे। उनके अंदर एक बुद्धिजीवी प्राणी मौजूद था जो इनसे भी आगे चीज़ों को खोजना चाहता था। तो यही तो वजह रही कि सुकरात ने आगे जाके जो वहाँ पर सोफिस्ट आंदोलन था या जो अराजकतावादी शासन था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक है। सुकरात के पिता मूर्तिकार थे। प्रारंभ में वो भी अपने पिता का कार्य करने लग गए। पालन पोषण अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में अपनी पढ़ाई गणित विज्ञान जैसे विषयों में उन्होंने पूरी करी। इसके बाद उन्होंने अपना स्कूल भी खोला। क्या खोला? स्कूल भी खोला, जहां पर वो निःशुल्क शिक्षा देते थे। इसलिए तो बोलते हैं कि पाश्चात्य के प्रथम गुरु कौन? सुकरात, ठीक है।
ये अपना स्कूल खोला। स्कूल में युवाओं को शिक्षा देते थे। युवाओं को किस चीज़ की शिक्षा देते थे? प्रारंभ में कोई सुकरात के कोई विशेष वो नहीं था कि मैं युवाओं को कोई ज्ञान दूँ, शिक्षा दूँ। उनका एक ही मकसद था, जो यूनान था, ग्रीस था, है ना। ये बात तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो सुकरात है इनका जन्म 469 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था? यूनान में। ठीक है, तो जो यूनान था, यूनान में अत्यंत निरंकुश शासन पद्धति थी। वहाँ का युवाओं का अधिकतर कार्य बस यही कि सैनिक बनना है और राज्य को सेवाएं देनी है। तो सुकरात यही चाहते थे, युवाओं को यही बताना चाहते थे कि आपका जो जन्म हुआ है वो केवल सैनिक के लिए नहीं हुआ है, और भी चीजें, और भी दुनिया में चीजें हैं। तो अपना स्कूल खोला, युवाओं को अध्ययन देते थे और एकदम मुफ्त में फ्री क्लासेस लो और ज्ञान लो। युवाओं को बताते थे कि ज्ञान क्या है, सही चीज क्या है, ठीक है, ये शासन प्रणाली, इसमें क्या दोष हैं, हमारा विकास किसमें निहित है, नैतिकता क्या है, इन सारी बातों का अध्ययन कराते थे युवाओं को। और इसी वजह से सुकरात पर आरोप लगता है। किस चीज का आरोप लगता है? कि आपने युवाओं को भड़काया है। ठीक है, युवाओं को भड़काया है, राज्य के विरुद्ध खड़ा किया है, यानी कि उन पर देशद्रोह का आरोप लग गया है। उन्होंने वहां पर प्रचलित देवी देवताओं पर भी प्रहार किया कि जो देवी देवता हैं ये वास्तविक देवी देवता नहीं हैं, उन पर यह आरोप भी लगा। तो फिर क्या हुआ? अंततः राज्य ने सुकरात को विष का प्याला पीने पर विवश कर दिया। सर, विष का प्याला क्यों दिया? अब 400 ईसा पूर्व की बातें कर रहे हैं, तो उस समय तो इतने भयंकर दंड थे? नहीं, कारण था। जो सुकरात थे उनकी लोकप्रियता इतनी हो गई थी कि राज्य को पता था कि यदि सुकरात को हम खुले में या कुछ इस तरह से सजा देंगे तो संपूर्ण राज्य क्या हो जाएगा? हमारे विपक्ष में खड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने सुकरात को विष का प्याला पीने पर विवश किया। यहां तक भी नहीं, जब सुकरात कैद खाने में थे, उनके मित्र आए, बातचीत करी, चलो हम आपको यहां से ले चलते हैं। सुकरात नहीं माने, बोले सुकरात मरेगा अपने सिद्धांतों के लिए। इसलिए तो बोलते हैं अ मैन डाइड फॉर हिज आवर प्रिंसिपल्स। एक व्यक्ति जो मर गया अपने सिद्धांतों के लिए। उनकी ये धारणा था कि मैं तो मर जाऊंगा, मेरा शरीर तो मर जाएगा, पर मेरे सिद्धांत नहीं मरने चाहिए। मैं यूनान में एक नया ज्ञान बहाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? मैं यूनान में एक नया ज्ञान बहाना चाहता हूँ। वहाँ के युवाओं की दृष्टि को विकासशील देखना चाहता हूँ। पाश्चात्य के प्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने ज्ञान को जानने की कोशिश करी, और उनका ही अनुसरण शिष्य श्रृंखला में प्लेटो ने किया, अरस्तु ने किया। अरस्तु ने फिर अलेक्जेंडर को महान बनाया। क्या अरस्तु ने अलेक्जेंडर को ऐसे ही महान बना दिया? नहीं, अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, प्लेटो सुकरात का शिष्य था। तो सिकंदर महान बनाने में सुकरात का योगदान रहा कि नहीं रहा? हाँ, रहा होगा। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें हुई सुकरात के बारे में। यदि आप पर सुकरात पे परिचय भी आता है, ठीक है, तो उनका प्रारंभिक जीवन लिख सकते हो। ठीक है, उनकी शिक्षा, उन पर क्या आरोप लगे, उनकी मृत्यु कैसे हुई, ठीक है, इनके बारे में यदि हल्का हल्का लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो परिचय नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सुकरात का जो हमने परिचय देखा था। अगेन हम बात करते हैं सुकरात के समक्ष जो समस्याएं खड़ी थी, ठीक है, उस पर बात करते हैं। हम सुकरात के समक्ष जो समस्या थी उसके बारे में बात कर रहे थे। तो इसके जस्ट पहले हमने सुकरात का जो परिचय देखा। ठीक है, आई होप कि आप 50 वर्ड में परिचय लिख सकते हैं। ठीक है,
सुकरात के समक्ष जो समस्या सबसे बड़ी थी वो ये थी कि ग्रीक यानी यूनान में उस समय एक विचारधारा बह रही थी जिसे हम कहते हैं सोपिस्ट। ठीक है, अब बोलोगे सर ये सोपिस्ट विचारधारा ने सुकरात के समक्ष क्या समस्या खड़ी कर दी? सुकरात चाहते थे ज्ञान। ठीक है, कैसा ज्ञान? वो ज्ञान चाहते थे वास्तविक ज्ञान। ठीक है, वो चाहते थे सार्वभौमिक ज्ञान। कैसा ज्ञान? जो ज्ञान वास्तविक हो, सार्वभौमिक हो और कैसा हो? निरपेक्ष हो। ठीक है, इस ज्ञान के पीछे थे। इस बात को अच्छे से जानना कि जो सुकरात चाहते थे वो क्या चाहते थे? ज्ञान। और कैसा ज्ञान? जो वास्तविक ज्ञान हो, सार्वभौमिक ज्ञान हो, निरपेक्ष ज्ञान हो, यानी कि समय स्थान के अनुसार ज्ञान बदले नहीं। जो यूनान में एक जो ज्ञान है वही का वही भारत में भी ज्ञान हो, जो भारत में ज्ञान है वही संपूर्ण यूरोप में ज्ञान हो, यानी ज्ञान में एक रूपता लाना चाहते थे सुकरात। ठीक है, यह बात आपको समझ आई। अब बात करते हैं सोपिस्ट की। सोपिस्ट एक विचारधारा थी ग्रीक यूनान में। उनकी जो विचारधारा थी, उनकी विचारधारा के अनुसार जो ज्ञान है, ज्ञान कैसा है? आत्मनिष्ठ है। कैसा ज्ञान है? आत्मनिष्ठ ज्ञान है। सर ये आत्मनिष्ठ क्या चीज हो गई है? सुनना जरा। आत्मनिष्ठ का मतलब है आत्मा और निष्ठ, मतलब व्यक्ति ने स्वयं से जो कल्पना करके जो चीज मान ली वही क्या है? ज्ञान है। अब इस संसार में जितने व्यक्ति हैं सभी की अपनी अपनी कुछ कल्पना होगी, सबकी आत्मा कुछ कहती होगी, तो सबका ज्ञान क्या हो गया? अलग अलग हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके बोलूं कि ये ए नाम की वस्तु है और ये नाम के वस्तु को देखने वाले 5 व्यक्ति हैं, तो ये जो 5 व्यक्ति हैं ये अपने अकॉर्डिंग ही ये वाली वस्तु को देखेंगे, तो कितना ज्ञान हो गया? 5 ज्ञान हो गया। और सुकरात क्या चाहते थे? एक ज्ञान। कैसा ज्ञान? एक ज्ञान जो वास्तविक हो, सार्वभौमिक हो, निरपेक्ष हो। अब यहां पर बात आती है, तो ये ज्ञान निरपेक्ष ज्ञान कैसा हो गया? ज्ञान बदल गया ना। ये 5 व्यक्तियों ने अपने अनुसार इस ये वाली वस्तु की व्याख्या करी। तो जो सोपिस्ट थे, सोपिस्ट विचारधारा ये मानती थी कि ज्ञान क्या है? आत्मनिष्ठ है, यानी कि व्यक्ति जैसा मानेगा वस्तु को वैसा ही क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। तो सबसे बड़ी सुकरात के समक्ष यही विडंबना थी कि ये जो सोपिस्ट की विचारधारा इसका कैसा विरोध किया जाए। इसका विरोध करने के लिए सुकरात ने अपनी पद्धति अर्जित करी, जिसे हम क्या बोलते हैं? सुकरात की द्वंद्वात्मक पद्धति या सुकरात की दर्शन पद्धति। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो सोपिस्ट थे, सोपिस्ट कैसा ज्ञान, किस ज्ञान की वकालत करते थे? आत्मनिष्ठ ज्ञान, या जो अनुभव पर आधारित हो। कैसा ज्ञान? अनुभव पर आधारित हो, यानी कि व्यक्ति ने जो अपनी इंद्रियों से अनुभव किया। किससे अनुभव किया? इंद्रियों से जो अनुभव किया वही क्या है? ज्ञान है। किनकी नज़र में? सोपिस्ट की नज़र में। हाँ सर, ये बात हम समझ गए कि जो सोपिस्ट चाहते थे वो ये बोलते थे कि ज्ञान आत्मनिष्ठ है, ज्ञान अनुभववाद है, ज्ञान वही है जो हमारी इंद्रियां प्रत्यक्ष देखती है, या हमारी इंद्रियां जो अनुभूति करती है वही क्या है? ज्ञान है। ये किनकी धारणा थी? सोपिस्ट की। आप ही बताओ, ये वस्तु है, ये वस्तु के प्रति किसी व्यक्ति की अलग इंद्रियां बोलेगी, दूसरे व्यक्ति की अलग इंद्रियां बोलेगी, थर्ड की अलग इंद्रियां बोलेगी, तो ज्ञान क्या हो गया है? ज्ञान अलग अलग हो गया है। आत्मनिष्ठ रहा? वस्तुनिष्ठ रहा? नहीं रहा। तो ये सोपिस्ट विचारधारा थी। तो सोपिस्ट विचारधारा का खंडन करना ही सुकरात का मेन मकसद था, उनका उद्देश्य था। और देखते हैं हम सोपिस्ट को। जो सोपिस्ट थे, सोपिस्ट जो ज्ञान को मानते थे, क्या मानते थे? कि ज्ञान कैसा है? आत्मनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ है, यानी कि ज्ञान व्यक्ति के अकॉर्डिंग है। ये कौन मानते थे? सोपिस्ट मानते थे। ज्ञान
अनुभव पर आधारित है। कैसा है? अनुभव पर आधारित है। व्यक्ति ने जो अनुभव किया वही ज्ञान है। यदि किसी व्यक्ति ने अनुभव किया कि चोरी करना नैतिक है, तो वो सोफिस्ट की नजर में क्या हो गया? ज्ञान है। ठीक है। तो सुकरात इसे नैतिक नहीं मानते थे। सुकरात ये कहते थे कि ज्ञान आत्मनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ या अनुभव पर आधारित कैसे हो सकता है? इस संसार में बहुत सारे व्यक्ति हैं, सभी के अनुभव अलग अलग होंगे एक ही वस्तु के प्रति, तो क्या ज्ञान अलग अलग हो गया? नहीं ना। तो यह बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। जो सुकरात है, यदि हमें कोई पूछता है कि सुकरात के समक्ष समस्या क्या थी, तो हम यही बोलेंगे कि सुकरात के समक्ष सबसे प्रमुख समस्या सोफिस्ट विचारधारा की थी। सोफिस्ट विचारधारा जो थी आत्मनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ और अनुभव ज्ञान को मानती थी। सोफिस्टों के अनुसार ज्ञान वही है जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष क्या करता है? अनुभव करता है। ठीक है। यानी कि सोफिस्ट विचारधारा में नैतिकता का निर्धारण कौन कर रहा है? व्यक्ति कर रहा है। नैतिकता का निर्धारण कौन कर रहा है? व्यक्ति कर रहा है। व्यक्ति कर रहा है। सर ये क्या चीज हो गई है? नैतिकता का निर्धारण कौन कर रहा है? व्यक्ति कर रहा है। किस विचारधारा के अनुसार? सोफिस्ट विचारधारा के अनुसार। कैसे? बात को समझो। सोफिस्ट क्या कहते हैं? ज्ञान क्या है? व्यक्तिनिष्ठ है। ज्ञान व्यक्ति के अकॉर्डिंग चलेगा। यदि किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे मारना पीटना क्या लगता है? अच्छा लगता है, तो उसकी नज़र में उसकी नज़र में क्या हो गया है? ज्ञान हो गया है। और उसको ज्ञान हो गया तो वो उसे क्या मानेगा? सही मानेगा। अब वो सही मान रहा है तो उसकी नज़र में क्या हो गया? नैतिकता हो गई। तो सुकरात ने इसलिए सोफिस्ट विचारधारा का पूर्णतः क्या कर दिया? खंडन कर दिया। यह उनके समक्ष दार्शनिक समस्या थी। ठीक है। हम लिख सकते हैं सोफिस्ट जो विचारधारा है उसके अनुसार जो है ज्ञान आत्मनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ है और अनुभव पर आधारित है। यानी व्यक्ति ने जो किसी वस्तु के बारे में सोचा, किसी वस्तु के बारे में जैसी धारणा बनाई, किसी व्यक्ति के बारे में जैसा अनुभव किया, वही क्या हो गया है? ज्ञान हो गया है। परंतु इस ज्ञान में यह समस्या है कि हर व्यक्ति किसी वस्तु के बारे में अलग अलग अनुभव करेगा, तो ज्ञान क्या हो गया है? अलग अलग हो गया है। और सुकरात के समक्ष यही समस्या खड़ी थी कि ऐसे में तो नैतिकता एक हो ही नहीं पाएगी। नैतिकता एक हो पाएगी क्या? हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। जब नैतिकता का निर्धारण ही व्यक्ति कर रहा है, नैतिकता का निर्धारण ही व्यक्ति कर रहा है, तो और संसार में व्यक्ति कितने हैं? अनेक हैं। तो सबकी नैतिकता क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। बात को समझ लो। यानी कि सोफिस्ट विचारधारा में ज्ञान एक रहा, नहीं रहा, नैतिकता एक रही, नहीं रही। तो सुकरात भी तो यही चाहते थे कि ज्ञान एवं नैतिकता में एक रूपता है। क्या है? एक रूपता है। सुकरात क्या चाहते थे? सुकरात यही चाहते कि ज्ञान और नैतिकता में क्या है? एक रूपता है। इसलिए उन्होंने सोफिस्ट का मतों का खंडन करा। आई होप कि आप लोगों को सुकरात के समक्ष जो दार्शनिक समस्या थी वो क्लियर हुई होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब सुकरात के समक्ष ये समस्या खड़ी हो गई तो इस समस्या के लिए, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा? सुकरात का परिचय देखा। फिर सुकरात के समक्ष जो समस्या थी, समस्या देखी। समस्या क्या थी? सोफिस्ट विचार था। ठीक है। इस समस्या के लिए सुकरात ने क्या करा? फिर
आप बोलोगे सर हाँ, सुकरात के समक्ष समस्या थी, तो फिर उन्होंने क्या करा, सुकरात ने समस्या के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति का सृजन किया। द्वंद्वात्मक पद्धति, या इसे हम क्या बोलते हैं, सुकरात की पद्धति। क्या बोलते हैं हम इसे, द्वंद्वात्मक पद्धति या फिर सुकरात की पद्धति भी बोल देते हैं। सुकरात ने सोफिस्टों का खंडन किया, उनको बोला कि ये ज्ञान वास्तविक नहीं है। तो सुकरात ने वास्तविक ज्ञान के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति का सृजन किया। समझ रहे बात को? सर ये तो बता दो कि सुकरात ने सोफिस्ट विचारधारा का खंडन किया। क्यों खंडन किया? कि सोफिस्ट विचारधारा आत्मनिष्ठ थी, व्यक्तिनिष्ठ थी। ठीक है, सोफिस्ट विचारधारा व्यक्तिनिष्ठ थी, आत्मनिष्ठ थी, अनुभव पर आधारित थी। ठीक है, इससे ज्ञान एवं नैतिकता में एकता नहीं होगी। इससे ज्ञान और नैतिकता में एकता नहीं होगी। बट सुकरात क्या चाहते थे? इनमें एकता चाहते थे। इसके लिए क्या करा? द्वंद्वात्मक पद्धति का सृजन किया। मक पद्धति का क्या क्या सृजन किया। ठीक है, और इस पद्धति से क्या निकाला? ज्ञान निकाला। सुकरात ने क्या करा? द्वंद्वात्मक पद्धति का सृजन किया, और इस सृजन से उन्होंने क्या निकाला? ज्ञान निकाला। और कैसा ज्ञान निकाला? वास्तविक ज्ञान निकाला, सार्वभौमिक ज्ञान निकाला, निरपेक्ष ज्ञान निकाला। समझ रहे बात को? सुकरात के समक्ष समस्या थी सोफिस्ट की। इसके लिए उन्होंने, क्यों समस्या थी? क्योंकि ज्ञान और नैतिकता में एकरूपता नहीं थी, और ज्ञान और नैतिकता में एकरूपता लाने के लिए सुकरात ने द्वंद्वात्मक पद्धति का सृजन किया। इसे सुकरात की पद्धति भी बोलते हैं। और इससे इन्होंने वास्तविक ज्ञान तक पहुंचे। तो सर जब ये वास्तविक ज्ञान की तरफ पहुंचे, तो सुकरात की दृष्टि में वास्तविक ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? सुकरात कहते हैं सुकरात कहते हैं, क्या कहते हैं? सुकरात कहते हैं कि जो वास्तविक ज्ञान है, सुकरात कहते हैं कि जो वास्तविक ज्ञान है, जो क्या है? वास्तविक ज्ञान है, वह क्या है? वह प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। अब बोलोगे सर सोफिस्टों का खंडन किया सुकरात ने, क्योंकि उनकी नजर में वास्तविक ज्ञान नहीं था। तो सुकरात की नजर में वास्तविक ज्ञान क्या है? तो सुकरात की नजर में वास्तविक ज्ञान क्या है? प्रत्यय है। सुकरात ये बोलता है कि इस दुनिया में वास्तविक ज्ञान क्या है? प्रत्यय ही वास्तविक ज्ञान है। अब बात ये आ गई कि सिर्फ प्रत्यय क्या चीज हो गई है? प्रत्यय मूल है। क्या है? मूल है। बात को समझना, मैं बहुत अच्छे से आपको बताता हूं। आदि शंकराचार्य, बात को समझ रहे हो? हमारे जो आदि शंकराचार्य हैं, जिनका दर्शन हम अभी आगे पढ़ेंगे भारतीय दर्शन में, उन्होंने क्या बोला था? ब्रह्मम सत्यम जगतम मिथ्या। यानी कि दुनिया में यदि सत्य है तो क्या है? ब्रह्मा है। यानी कि शंकराचार्य की नजर में मूल ज्ञान क्या है? ब्रह्मा है। यानी कि ब्रह्मा ही सब कुछ है। ब्रह्मम सत्यम जगतम मिथ्या, मतलब ब्रह्म के अलावा दुनिया में जो कुछ भी दिखता है वो सब क्या है? मिथ्या है। और सब कुछ कौन है? ब्रह्म है।
तो उसी तरह सुकरात भी ये बताना चाहते हैं कि जो वास्तविक ज्ञान है वो क्या है, प्रत्यय है। सुकरात की दृष्टि में किसी वस्तु का प्रत्यय ही वास्तविक ज्ञान है। अब ये प्रत्यय क्या हो गया सर, किसी वस्तु का प्रत्यय को हम कैसे निकालेंगे? अब बात को समझो, अब प्रत्यय क्या चीज हो गई है, बड़े प्यार से समझना। इस दुनिया में हम मनुष्य हैं, मानव लिख देता हूं। हम दुनिया में क्या है, मानव हैं। लगभग 7 अरब मानव हैं। कितने मानव हैं हम? लगभग 7 अरब मानव हैं। अब 7 अरब मानव हैं, सबकी 2 आंखें होंगी, सबके 2 हाथ होंगे, सबके 2 क्या होंगे, पैर होंगे। ठीक है, ये क्या हो गया है, इनके सामान्य गुण हो गए। क्या हो गए, इनके सामान्य गुण हो गए। परंतु कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई गोरा है, कोई क्या है, काला है। ये उनके क्या हो गए, विशेष गुण हो गए। ये क्या हो गए, विशेष गुण हो गए। और व्यक्ति में 2 आंख है, 2 पैर है, 2 कान है। ये जितने भी व्यक्ति हैं संसार में, जितने भी यदि 7 अरब व्यक्ति हैं, तो 7 अरब व्यक्तियों में ये चीज क्या है, कॉमन है। यानी कि ये चीज सभी व्यक्तियों में मिलेगी। तो सुकरात की दृष्टि में सामान्य ज्ञान क्या है, यही है, 2 आंख 2 पैर, 2 आंख, ये क्या है, सामान्य है। तो ये सामान्य ही क्या है, व्यक्ति के प्रत्यय हैं। और यही क्या है, वास्तविक ज्ञान है। न कि उस ऊंचा, न कि नीचा, न तो उसका रंग, ये विशेष गुण है। तो किसी वस्तु के विशेष गुण कभी वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकते, उसके सामान्य गुण ही वास्तविक ज्ञान है। और जो किसी वस्तु के सामान्य गुण है वही क्या है, प्रत्यय है। सर आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई, टोटल फेक जैसी लग रही है। अच्छे से और समझो इस चीज को। यानी कि यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति का सामान्य गुण है क्या है, कि भाई व्यक्ति में 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं और 2 पैर है। ये क्या है, सभी व्यक्तियों में निहित है। तो मनुष्य एक वस्तु मान ले, तो मैं बोलूं कि मनुष्य का वास्तविक ज्ञान क्या होगा, कि कहीं ना कहीं मनुष्य में 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे। यही क्या है, मनुष्य के क्या है, सामान्य गुण है। और ये सामान्य गुण ही क्या है, प्रत्यय है। आप बोलोगे सर ये रंग कैसा विशेष गुण हो गया? अरे ये मान लो एशियन कंट्री में, या मान लो इंडिया में कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जांपल के लिए, रंग तो परिवर्तन हो सकता है ना। अरे आज हम यहाँ खड़े हैं, यदि हम यूरोप चले जाएं 2-4 महीने के लिए, तो हमारे रंग में परिवर्तन नहीं होगा क्या? हाँ हो जाएगा, फेयरनेस आ जाएगी। तो कलर क्या हो गया, विलुप्त हो गया। तो वास्तविक ज्ञान रहा क्या, नहीं रहा। देश काल परिस्थिति के अनुसार वो क्या हो गया है, बदल गया है। परंतु 2 आंख 2 कान हैं, इंडिया से यूरोप जाएगा उसके बाद भी वो चीज मौजूद रहेगी। तो क्या है, वास्तविक ज्ञान है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम सोने का लेते हैं, मान लो सोना है, ठीक है, सोने के क्या बनाए, आभूषण बना दिए। ठीक है, एक सोने की चूड़ी बना दी, एक सोने का हार बना दिया, और हम एक ले लेते झुमका बना दिया। ठीक है, अब बात को समझना। सोना है, सोने के आभूषण बने, चूड़ी बना, हार बना, झुमका बना। तो जो चूड़ी थी ये भी क्या थी, सोना थी। जो हार था वो भी क्या था, सोना था। जो झुमका था वो भी क्या था, सोना था। तो सोने का वास्तविक ज्ञान क्या है? क्या सोने का वास्तविक ज्ञान चूड़ी है क्या? नहीं। हार है क्या? नहीं। झुमका है क्या? नहीं। ये तो सोने को क्या कर दिया गया है, परिवर्तित कर दिया गया है। सोने का ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। सोने की ये विशेष गुण है। सोने के क्या है, ये विशेष गुण हैं, जिनको व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, समय के अनुसार क्या कर दिया है, बदल ही दिया गया है। और जब
व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, समय के अनुसार इनको बदल दिया गया है, तो ये वास्तविक या स्थिर ज्ञान हुआ क्या? वस्तुनिष्ठ ज्ञान हुआ क्या? निरपेक्ष ज्ञान हुआ क्या? नहीं। ये चूड़ी आज है तो कल नहीं रह सकती। ये सोने के क्या है? विशेष गुण हैं। ये सोने के क्या है? विशेष गुण हैं। तो फिर सर सोने का सामान्य गुण क्या है? सोने का सामान्य गुण है पीलापन। उसका पीलापन क्या है? सामान्य गुण है। आप सोने को चाहे कुछ भी बना दो, चूड़ी, हार, झुमका, कुछ भी आकृति दे दो, कहीं पर भी ले जाओ, उसका पीलापन जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये क्या है? सोने का पीलापन सामान्य गुण है। और ये सामान्य गुण क्या है? प्रत्यय है। और ये प्रत्यय क्या है? सुकरात की दृष्टि में ज्ञान है। तो सर हाँ, ये बात समझ गए कि सुकरात की दृष्टि में प्रत्यय ही क्या है? वास्तविक ज्ञान है। और प्रत्यय क्या है? किसी वस्तु का सामान्य गुणधर्म। सॉरी है ना, चार्जिंग खत्म हो गया था। हाँ, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो सोने का पीलापन है वो क्या है? सामान्य गुण है। और इस सामान्य गुण को सुकरात ने क्या कहा? प्रत्यय कहा। और ये प्रत्यय ही क्या है? ज्ञान है। और ये ज्ञान कैसा है? ये ज्ञान वास्तविक है। ये ज्ञान कैसा है? वास्तविक कैसा सर? ये बदलेगा नहीं, सार्वभौमिक है। सोने को चाहे यूरोप ले जाओ, चाहे इंडिया ले जाओ, या नॉर्थ ईस्ट कहीं पर भी ले जाओ, उसका पीलापन बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। और ये क्या है? निरपेक्ष है। ये कुल मिला के बदलेगा नहीं इसका पीलापन। तो ये वास्तविक ज्ञान हो गया है। ठीक है। और ये ज्ञान कैसा हो गया? वास्तविक, सार्वभौमिक और निरपेक्ष। यही सुकरात चाहते थे। वास्तविक ज्ञान ही तो सुकरात चाहते थे। तो मैं पूछूं आपसे कि सुकरात के अनुसार प्रत्यय क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर वास्तविक, सार्वभौमिक और निरपेक्ष ज्ञान ही सुकरात की दृष्टि में प्रत्यय हैं। और ये प्रत्यय किसी वस्तु के विशेष गुण न होकर सामान्य गुण हैं। और ये सामान्य गुण देश, काल, परिस्थिति के अनुसार कभी बदल नहीं सकते। बात को समझना। गाय है, जो कितनी भी गायें हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों, पर जो गाय में गोवत्व का गुण है, गोवत्व का गुण है, वो सभी में मौजूद है। बात को समझना। तो जो गाय है, जो गाय में गोवत्व का गुण है, वो सभी में मौजूद है। प्रत्येक गाय में, वो चाहे कैसी भी हो, दुबली, पतली हो, छोटी हो, बड़ी हो, काली हो, पीली हो, नीली हो, उसका गोवत्व परिवर्तन नहीं होगा। तो जो गाय का गोवत्व है वो गाय का सामान्य गुण है। और ये सामान्य गुण ही क्या है? प्रत्यय है। और ये प्रत्यय ही सुकरात की दृष्टि में क्या है? ज्ञान है। मनुष्य है, मनुष्य का मनुष्यत्व, मनुष्य का मनुष्यत्व, मनुष्य कहीं का हो, चाहे रूस का हो, चाइना का हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, पर उसका मनुष्यत्व क्या है? चेंज नहीं होगा। तो ये जो मनुष्यत्व है यही क्या है? ये मनुष्य का सामान्य गुण है। और ये सामान्य गुण प्रत्यय है। और ये प्रत्यय ही क्या है? ज्ञान है। ठीक है। यदि मैं आपको सिंपल सा पूछूं कि सुकरात की दृष्टि में ज्ञान क्या है, तो अब आपका जवाब आना चाहिए सर सुकरात के अनुसार ज्ञान किसी वस्तु में निहित सामान्य गुण के जो प्रत्यय हैं वही क्या है? ज्ञान है। ठीक है। आई होप कि मैं आप लोगों को प्रत्यय वाली थ्योरी समझ जा पाया हूँगा, या फिर आपको मैं प्रत्यय वाली थ्योरी नहीं समझा पाया हूँ तो 9340695907 ये क्या है? मेरा मोबाइल नंबर है।
यदि आप लोगों को प्रत्यय नहीं समझ में आया तो मैं प्रत्यय पे एक स्पेशल लेक्चर बना दूंगा। यदि आप लोगों को समझ आ गया है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक। आगे हम सुकरात की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, बाय बाय।